नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रूस और यूक्रेन की जंग 5वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव शहर पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में दोनों शहरों पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना लगातार मिसाइल अटैक और गोलीबारी कर रही है और वहीं यूक्रेन भी हथियार डालने को अब राजी नहीं है। यूक्रेन लगातार रूस के हमलों का जवाब दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने उनकी हत्या कराने के लिए कीव में 400 से ज्यादा भाड़े के हथियारे भेजे हैं। और इधर भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए मोदी सरकार ने नया प्लान बनाया है। इसमें 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा और यूक्रेन के शेहनी गांव में फंसे भारतीयों को लेने के लिए बसें पहुंच गई हैं। यहां से उनको दूसरी जगह लेकर जाया जाएगा और फिर वहां से उनको पोलैंड के रास्ते भारत लाया जाएगा। यूक्रेन ने रूस को पिछले 4 दिनों से कीव के बाहर रोक रखा है और इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को शर्त के साथ बातचीत करने का ऑफर दिया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस से अब बातचीत तभी होगी जब रूस अपने हमले बंद करेगा और सीज फायर करेगा। वहीं G7 नेताओं ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात की है। उन्होंने कहा है कि रूस के खिलाफ लड़ाई में सभी देश यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे। इधर रूसी हमलों में यूक्रेन के 352 आम नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू होने से पहले रूसी सेना ने हमले की रफ्तार धीमी कर दी है और इसकी पुष्टि खुद यूक्रेनी सेना की ओर से की गई है। जंग के बीच यूक्रेन और रूस में बातचीत की पहल हुई है। यूक्रेन का जो डेलीगेशन बातचीत के लिए निकला था वो बेलारूस पहुंच चुका है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले ही कहा था कि बेलारूस की सीमा पर रूस यूक्रेन की बातचीत हो सकती है, लेकिन अब यूक्रेन ने सीज फायर की शर्त सामने रखकर रूस पर बन रहे चौतरफा दबाव के बीच एक कूटनीतिक हथियार चला दिया है। युद्ध से शांति की ओर, क्या अब युद्ध शांत हो सकता है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच ये जो महायुद्ध हो रहा है, लोगों की क्षति हो रही है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, भागादौड़ी यहाँ पर मची हुई है, क्या ये सब खत्म होगा? इन तमाम सवालों को लेकर हम एक खास चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख मैं करूंगी मेजर जनरल अनुज माथुर जी का। अनुज जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो शांति का एक उम्मीद जताई जा रही है, ये सफल होगी? क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है रूस और यूक्रेन के बीच अब 5वें दिन भी लगातार युद्ध जारी है और ऐसे में अगर यूक्रेन की तरफ से शर्त रख दी गई सीज फायर की और उम्मीद यही की जा रही है कि जो क्षति हो रही है वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो जाए, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या लग रहा है आपको? ये जो किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है, ये आप मान लें। अब हम ये इस बातचीत का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छा डायरेक्शन है। इस कम से कम किसी भी वजह से मेरे कोई इको आ रहा है। कोमल आई कांट हियर। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवा के। हम तब तक विनोद जी के पास चल लेते हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये भी। विनोद जी, मेरा यही सवाल आपसे भी रहेगा कि क्या लगता है आपको, ये जो शर्त रखी गई है सीज फायर की और यूक्रेन की तरफ से फिलहाल ये जो डेलीगेशन गया है, अगर बेलारूस तक ये डेलीगेशन पहुंचा है, जाहिर सी बात है बातचीत तो होनी है और अन्य देश भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये युद्ध और भी आगे बढ़ता है तो अन्य देशों को भी नुकसान होगा। 5वां दिन है जब ये युद्ध लगातार जारी है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जितने दिन ये युद्ध चलता है विश्व शांति से नहीं रह सकता और इसके जो इम्पैक्ट है वो सारे देशों पे देखा जाएगा। ये नहीं है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस खाली रशिया के खिलाफ या रूस के खिलाफ लगाई गई हैं तो इसका इम्पैक्ट रूस पे ही होगा, यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं उन पे भी होगा, नेटो कंट्रीज पे भी होगा। तो विश्व के हित में ये बात है कि अगर इसको जितनी जल्दी वार्ताओं द्वारा या नेगोशिएशन द्वारा इसको जितनी देर
अगर इसको निपटा लिया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया काम होगा। और इसीलिए जेलेंस्की ने भी ये वार्ताओं के लिए वो राजी हो गए हैं, और रशिया भी इसलिए राजी हो गया है क्योंकि रशिया को पता है कि अगर वो ये युद्ध थोड़ा और ज्यादा खिंचता है तो वो उसके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि रशिया अलग थलग पड़ गया है। रशिया का विश्व समर्थन बिल्कुल निम्न स्तर पे है, और अगर जिस तरह का नरसंहार रशिया ने किया है बिना किसी जिसे कहते हैं कि कोई वार्निंग दिए, जिस तरह से उसने एक ब्लिट्जक्रीग ऑपरेशन में अटैक किया है यूक्रेन को, ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही गंदी मिसाल है। और ऐसी जो एक्टिविटीज हैं उनको खत्म होना चाहिए, और ये वार्ताएं एक पॉजिटिव संकेत देती हैं। और मुझे लगता है कि दोनों देशों में इतना विवेक होना चाहिए कि वो वार्ताओं से इसको सुलझा सके। चलिए, आप बने रहिए। अनुज जी के पास एक बार फिर से जानना चाहेंगे। अनुज जी, मेरा जो सवाल उसका जवाब आप पूरा कीजिए। आवश्यकता इस समय बातचीत की है, और ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। हम लोग इसका स्पेक्युलेट करना ना करें कि किसका नतीजा क्या होगा। नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, और संभावना है कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकल करके सामने आ जाए। लेकिन पिछले 1-2 दिन की जो गतिविधियां हैं उनको अगर आप क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि रशिया ने क्या किया, उन्होंने अपना न्यूक्लियर उनको वार्निंग दे दिया कि तैयार कंडीशन में आ जाएं, इन्होंने हमले तेज कर दिए, कहीं टैंक टू टैंक बैटल हो रहा है, नाटो ने साजो सामान भेजना शुरू कर दिया। वो पता नहीं पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा भी तो क्या इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तमाम हरकतें जो हो रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से, ये सिर्फ इसी बात के लिए हो रही है कि नेगोशिएशन टेबल के ऊपर किसके पास ज्यादा दबाव डाल सकता है, ताकि वो अपने उस तरीके से बात कर सके। जहां तक सवाल नेगोशिएशंस का है, आप देखिए, पहले तो ज़ेलेंस्की ने मना किया था कि मैं बेलारूस में बात नहीं करूंगा, लेकिन अब वो बेलारूस में बात करने के लिए तैयार हो गए। इसका मतलब ये है कि वो लगातार लोगों के साथ कम्युनिकेशन में है, वर्ल्ड लीडर्स के साथ जो उनके साथ हैं, और उन्होंने उनको शायद कहा है कि देखो, लेट अस स्टार्ट। और उसके बाद भले ही कुछ भी ना हो, अभी उन्होंने शर्त रख दी है, शर्तें वो रखेंगे क्योंकि उनका भी अपना इंटरेस्ट है, वो भी अपना यह देखना चाहते हैं कि यहां क्या हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने शर्त रख दी है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से स्टेप हुआ है, और ये इसी की वजह से थोड़ा लल बैटल में आया है। लेकिन हमको ये मानने की भूल इसमें नहीं करनी चाहिए कि रूस ने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया है या समाप्त कर दिया है। रूस जब तक अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर लेगा, काफी सारे ऑलरेडी हासिल हो गए हैं, आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा किस प्रकार हासिल हो गए, लेकिन काफी सारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इन्होंने हासिल कर लिए हैं। जब तक उनका ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होगा, ये मानना मेरे हिसाब से गलत होगा कि आप ये युद्ध समाप्ति की ओर अग्रसर है। लेकिन बातचीत से शायद कोई हल निकल जाए, उम्मीद कम है, लेकिन बहुत अच्छा इंडिकेशन है, और इट्स वेरी गुड न्यूज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर द वर्ल्ड। बिल्कुल, क्योंकि रूस और यूक्रेन का ये महायुद्ध अन्य देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का नुकसान रहा हो। अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार फिर से विनोद जी का रुख करूंगी। विनोद जी, ये जो बातचीत होने जा रही है, डेलीगेशन पहुंच चुका है बेलारूस, और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है हो सकता है ये युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन यूक्रेन को लेकर जब हम बात करें, यूक्रेन की तरफ से जो पहले इच्छाएं जताई गई, हम नेटो देशों की जब बात करें, नेटो की बात करें, यूक्रेन की तरफ से रूस का एक बड़ा विरोध किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस ने अपना गुस्सा इस तरीके से निकालना शुरू कर दिया। जो आम नागरिक हैं उनको ज्यादा परेशानियां हो रही है। दो देशों के बीच लड़ाइयां तो हो रही है, इसका कहीं ना कहीं भुगतान आसपास के देशों को भी करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। लेकिन हम यूक्रेन के जो फैसले हैं, शुरू से लेकर अब तक के जो भी फैसले लिए गए हैं, उसको किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, रूस ने जिस तरह का ये फैसला लिया है, या एक्स पार्टी डिसीजन जो लिया है उन्होंने, ये रूस की तरफ से अगर आप ये सोचें तो रूस ने का कहना ये है कि भाई उसने अमेरिका को चेतावनी काफी दी थी, अमेरिका से वार्ताओं के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। क्योंकि आप ये देखें, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तब क्लिंटन साहब ने
येल्सिन साहब से ये कहा था और आश्वासन दिया था कि यूक्रेन को बतौर बफर जोन ही रखा जाएगा और नेटो अपने जो पैर हैं वो ईस्ट की तरफ नहीं पसारेगा। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि 2017 में और 2020 तक भी नेटो की मेंबरशिप को बढ़ाया जा रहा था और इस तरह के इंडिकेशन है कि यूक्रेन का भी रुझान नेटो की तरफ है। इससे रूस काफी चिंतित हो गया और रूस अमेरिका को धमकी भी दी कि भाई अमेरिकन प्रेजेंस यूक्रेन में रूस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा उनका मुद्दा था अखंड रूस का, क्योंकि पुतिन ने अपनी पॉलिसीज को इस तरह से चेंज करके या मैनिपुलेट करके या उनको अपने फेवर में लाने के लिए 2032 तक अपनी जो सीट है उसको सिक्योर कर लिया है। तो वो एक ऐसा सपना देख रहे हैं कि मैं जो खोई हुई जो एस्टीम है जो सोवियत संघ की उसको मैं लेके रहूंगा। उसमें उन्होंने बड़ी सोची हुई रणनीति के हिसाब से 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्राइमिया और अब 2022 में उन्होंने डोनबास के एरिया को काबू कर लिया था। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन में वो थोड़े पीछे हट गए और सिचुएशन का उन्होंने फायदा उठाया कि जैसे ही बाइडेन साहब ने ये कहा कि हम रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेंगे, तो उन्होंने सोचा कि यही मौका है कि एक स्विफ्ट ऑपरेशन में हम यूक्रेन पे कब्जा कर लेते हैं और हम इसको भी एनेक्स कर लेंगे क्रीमिया और इसकी तरफ। बाद में जो नेगोशिएशंस हैं या जो इस तरह के सैंक्शंस लगेंगे तब की तब देखी जाएगी। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज जी, रूस और यूक्रेन के महायुद्ध को हम देख रहे हैं, 5 दिन हो गए हैं, लगातार ये युद्ध जारी है। अब जब बातचीत का एक रास्ता, तो उम्मीद जगी है कि अब शांति हो सकती है। अब लोगों का जो एक उम्मीद लोगों की तरफ से की जा रही है वो शायद यहाँ पर कायम हो जाए कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकले, ये युद्ध खत्म हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हो रहा है। अब कई लोगों का डर ये भी कि भारत में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इस युद्ध का भारत में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। रशिया की तरफ से जो आयात निर्यात जो रशिया और भारत के बीच में होता है, उससे ज़्यादा असर तेल और गैस के दामों पे पड़ सकता है। क्या ये सच हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये न केवल भारत, पूरे विश्व की आर्थिक परिस्थिति पर इसका विपरीत असर पड़ने वाला है, इसमें कोई संदेह संशय किसी को ना हो। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से शुरू में मार्केट्स ने, बाजारों ने बिहेव किया था। भारत के बाजार तो अब कुछ संभल गए हैं। रूबल का आप देखिए 25% रूबल में डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है। और ये जो सैंक्शंस लगते हैं ना, तो ये बात हमको समझने की है कि सैंक्शंस आपने रूस पर लगाए हैं, उसका असर हर जगह होता है। रूस का जिसके साथ भी कोई भी व्यापार है, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, वो उन तमाम जगहों पर इसका असर होने वाला है। उसके बाद इस प्रकार की लड़ाई का जो दो बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, रशिया और यूक्रेन, जब उन दोनों में अगर लड़ाई होगी तो बहुत लाजमी है कि आपका क्रूड की कॉस्ट और इन चीजों की उसमें बढ़ोतरी होगी, और वो हुआ है, और उसका असर भारतवर्ष पर डायरेक्ट पड़ेगा। वैसे ही भारतवर्ष में पेट्रोलियम की कीमतें आसमान छू रही हैं, और ये भी होगा। उसके अलावा हमारा सिवाय नॉट ओनली क्रूड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूक्रेन से भी लेते हैं, हम रशिया से भी लेते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी लेते हैं, और नाटो के और दूसरे सदस्यों से भी लेते हैं। तो उन तमाम चीजों पर इसका जो असर है, उसका भारत की इकोनॉमी के ऊपर और सब जगह की इकोनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। और ये हर हालत में इसको प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरीके से इसको रोका जाए। जहां तक सवाल ये न्यूक्लियर ब्लफ का है, मैं इसको ब्लफ बोलता हूं, क्योंकि ये उन्होंने टाइमिंग देखिए, इसका टाइमिंग ऐसा रखा है कि जिस दिन बात होने वाली है उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि भाई ये हमारे वो तैयार है, हमारी सबमरीन 5000 फायर कर सकती हैं और समथिंग लाइक दैट। तो वो तमाम बातें प्रेशर टैक्टिक्स है। रूस का पूरा काम, पूरा एम जो है इस लड़ाई के अंदर ये था कि किस प्रकार से यूक्रेन को प्रेशराइज किया जाए कि वो वेस्टवर्ड्स नष्ट मूव करे आइडियोलॉजी में, और यूरोपियन यूनियन की तरफ और नाटो की तरफ, और बाकी लोगों के लिए उनका ये प्रेशर था कि भाई हम दोबारा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि रूस जो है वो अपनी पुरानी खोई हुई साख
कोई भी ग्लोरी उसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और पुतिन साहब जो हैं वो 22 वर्षों से रूस के शासक हैं, उसके पहले वो केजीबी में थे, तो उनको एग्जैक्टली मालूम है कि दुनिया में इस समय क्या हो रहा है। उन्होंने इन 22 सालों में इकोनॉमिकली कंसोलिडेट किया है, मिलिटरीली कंसोलिडेट किया है, स्ट्रेटेजिकली कंसोलिडेट किया है, जियोपॉलिटिकली कंसोलिडेट किया है, और उनका जो मकसद, उनका जो एम नजर आ रहा है वो यही है कि वो पुराना सोवियत संघ बनाना चाहते हैं दोबारा। मैं आपका एक छोटा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं, हालांकि मुझे ये मालूम नहीं है कि कितनी सच है ये बात, लेकिन मारियोपोल में जब झंडा उन्होंने बदली किया तो वहां पर रूस का झंडा नहीं लगाया गया, वहां सोवियत संघ का झंडा लगाया गया। तो इससे उनका मेंटल थॉट, जो उनका सोच विचार है, उसके बारे में पता पड़ता है कि वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक पुराने सोवियत संघ के उनके साथी दोबारा सोवियत संघ में शामिल हों या फेडरेशन में शामिल हों, और रूस की जो पुरानी शक्ति है, पुरानी लॉस्ट ग्लोरी है, वो वापस मिले। लेकिन ये न्यूक्लियर, ये ब्लफ है, ये इन लोगों को करना है। इसका एक परिणाम ये हुआ है कि पूरी दुनिया लगभग 2 भागों में बट गई है। बराबर नहीं कहूंगा, क्योंकि यूक्रेन के साइड वाले जो कंट्रीज हैं वो थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन आप ये ना माने कि सोवियत जो रूस है वो बिल्कुल अकेला है। सऊदी अरेबिया ने अभी स्टेटमेंट दिया है कुछ देर पहले। हाँ जी, नाटो कंट्रीज को लेकर हम बात करें तो खुलकर समर्थन ना देने की बात कही गई। ये कहा गया कि एक भी अगर इंच जमीन जाएगी तो हम तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन वो सिर्फ नाटो कंट्रीज को लेकर। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि नाटो कंट्रीज खुलकर समर्थन? बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। कि इसका एक परिणाम और जो आपको नजर आना चाहिए वो ये है कि कुछ समय से नाटो का जो थॉट प्रोसेस था वो अलग हो रहा था। पहले तो जो अमेरिका ने कह दिया वो सत्यम होता था। अब फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, इस तरह के देश अपनी आवाज उसमें अलग से लगाने लग गए थे, उनका सोच विचार अलग। अब इस क्राइसिस की वजह से एक बार फिर पूरा नाटो इकट्ठा नजर आ रहा है। जर्मनी ने भी अभी कह दिया है कि वो इनके साथ है, तो वो मटेरियल सपोर्ट दे रहे हैं और कैसे भी सपोर्ट दे रहे हैं। अगर वो रूस से कोई जरा भी गलती होती है तो ये एक कैटास्ट्रोफी की तरफ हम लोग, आप मान लें कि एक अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि अब जैसे उन्होंने कहा है कि बेलारूस शायद सेनाएं भेजे, चेचनिया के लड़ाके ऑलरेडी वहां पर हैं, तो अगर उस तरफ से 2-3 देश ऑलरेडी आ गए हैं तो कोई संभावना है कि नाटो भी कुछ इस प्रकार का हरकत करे। सब कुछ कैलिब्रेटेड है, सब कुछ कैलकुलेटेड है, सब लोग सोच विचार के काम करेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी लीडरशिप में इतनी है कि वो इसको एक न्यूक्लियर डिजास्टर की तरफ बढ़ने नहीं देंगे। उसके थ्रेशोल्ड से पहले ये रुका जाएगा। ये सब तमाम दबाव बनाने की टेक्निक्स हैं। यस 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 जी। चलिए, आप बने रहिए। मैं विनोद जी के पास जाना चाहूंगी। विनोद जी, भारत के रिश्ते कई देशों से बहुत अच्छे हैं। नाटो कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कई कंट्रीज ऐसी कि घनिष्ठ रिश्ता माना जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया से बहुत अच्छे संबंध हैं भारत के। ऐसे में अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें, किस तरह से कर सकते हैं यूक्रेन और रशिया के साथ जो भारत के संबंध हैं? बड़ा ही रिलायबल एलाई रहा है। आप सन 71 की बात देखें तो ये सोवियत संघ ही था जिसने भारत को बचाया, क्योंकि एक तरफ से अमेरिका का 7वां बेड़ा आ चुका था, एक तरफ से ब्रिटिश अरेबियन सी में हमारे दरवाजों पे या कोस्ट लाइन पे दस्तक दे रहे थे। तो भारत के जो रिश्ते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमेरिका एक डिपेंडेबल अलाई नहीं है, और जिस तरह से अमेरिका के परमानेंट इंटरेस्ट हैं इंडिया में, क्योंकि अमेरिका आज की तारीख में बिल्कुल चाइना को फेस नहीं कर सकता है अकेला, इसीलिए उसने जो डेमोक्रेसीज हैं उनका सहारा लिया है। देखिए, अमेरिका की जो माइट है वो डाउनहिल पे शुरू हो गई है। अमेरिका डिपेंडेबल अलाई क्यों नहीं है? अगर आप पीछे से देखना शुरू करें या ऊपर से देखना शुरू करें तो नॉर्थ कोरिया में उसने बिट्रे किया। आप ये देखिए, लेबनान में आप देखिए 1981 से 84 तक उसने वहां विश्वासघात किया। सोमालिया में सिविल वॉर को वो क्वेल नहीं कर पाया। क्यूबन जो मिसाइल क्राइसिस थी वहां विफल रहा। अफगानिस्तान में आप देखिए किस हालत में वो छोड़ के चला गया। तो कोई भी
देश अब अमेरिका में इस इंसिडेंट के बाद कोई उस पर विश्वास करने वाला नहीं है। तो रही बात भारत के संबंधों की, तो देखिए हमारा जो करीब 60 से 65 जो % इक्विपमेंट है वो यूक्रेनियन जो ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से आता है। तो भारत को रशिया के साथ अपने संबंध मधुर करने चाहिए। यूक्रेन ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के साथ हमारे संबंध रहे हैं, क्योंकि एरो इंजन आते हैं, N-32 का अपग्रेडेशन वहां से हो रहा है, और यूक्रेन किसी जमाने में डिफेंस प्रोडक्शन लाइंस के लिए सोवियत संघ के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। लेकिन हमें रशिया का साथ देना चाहिए, क्योंकि रशिया ने, देखिए एक बड़ी अच्छी कहावत है कि नेवर फॉरगेट ए पर्सन हु हैज हेल्प्ड यू इन द नीड ऑफ क्राइसिस। अमेरिका ने हमारा कभी साथ नहीं दिया, अमेरिका ने कभी इस तरह की वो नहीं किए। आज अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? आज अमेरिका का इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि उसकी झोली में $30 बिलियन के डिफेंस डील्स हैं, और हमें हमेशा रशिया ने मदद की है। और देखिए आज जैसा अभी जनरल माथुर साहब ने भी कहा था कि भाई विश्व 2 भागों में बट गया है, तो एक तो साइनो-सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है और दूसरा है अमेरिकन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर। रशिया ने भी अमेरिका से शिखर वार्ता करके ही ये स्टेप लिए हैं, तो चीन का उसको पूरा साथ है। लेकिन हाँ, हमें अपने इंडो रशियन रिलेशंस हैं उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे रिश्ते उससे खटाई में पड़ते हैं तो हमारी जो सामरिक प्रिपेयर्डनेस है वो उस पे एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा, क्योंकि 60 से 62-63% या 65% हमारा इक्विपमेंट है। क्योंकि मैं खुद यूक्रेनियन में एक बार एक डिफेंस डील में बतौर मेंबर गया था, और वहां मैंने जिस तरह की इंडस्ट्रीज देखी वो सराहनीय थी, लेकिन वो वक्त और था। आज यूक्रेन को काफी समय लगेगा उभरने के लिए। तो हमें रशिया के साथ अपने जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ रखने चाहिए, और अमेरिका के साथ हमारे जो इंटरेस्ट है या हमारे जो रिश्ते हैं वो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हैं, जिनका हमें संजो के रखना चाहिए। बिल्कुल संजो के रखना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम जब रिश्ता संजो के रखेंगे आगे उतना ही फायदा हमें होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। अनुज जी, आपके पास आऊंगी। हम रशिया से रिश्तों की बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल कमेंट के रूप में आपका जवाब चाहूंगी। रशिया ने अभी इतना कहा था कि जो भी देश इस डिसीजन के खिलाफ जाएगा या कोई भी इसके खिलाफ जाता है, जैसे यूक्रेन से जो युद्ध हो रहा है, कोई भी सहयोग करता है तो वो भुगतने के लिए तैयार रहे। कैसे ले सकते हैं इसको? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं कि ये जो तमाम बातें रशिया ने जो कही हैं, ये सब एक सोची समझी प्रेशर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो यूक्रेन पर को साथ देने वालों पर और वर्ल्ड ऑर्डर पर प्रेशर डालना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर बोगी का इस्तेमाल भी किया है कि उनका ये मानना है कि यूक्रेन, अब आप देखिए उनकी, हमें रशिया की प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए, उनके कंसर्न्स को समझना चाहिए। अब आप देखें, जेम्स बेकर ने 1989-90 में कहा था कि नॉट एन इंच द नाटो विल मूव ईस्टवर्ड्स। 14 कंट्री उसके बाद उसके हिस्सा बन चुकी। तो रूस की जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो। दूसरी बात, जब सोवियत संघ इकट्ठा था तो सोवियत संघ की जो एंटायर हेवी इंडस्ट्री, जो वेपन मेकिंग इंडस्ट्री थी, टैंक की फैक्ट्रीज, ये सब यूक्रेन में स्थित थी। आपको मालूम होना चाहिए कि कीव जो था एक जमाने में सोवियत रशिया और रूस की राजधानी हुआ करता था। जो सोवियत संघ की जो फॉर्मेशन हुई थी, उस फॉर्मेशन पे पैसाइन करने वाले पहले 3 देश बेलारूस, यूक्रेन और रशिया थे। तो ये इन लोगों का एक बहुत इंटीमेट, बहुत हिस्टोरिकल और बहुत पुराना रिलेशनशिप है, और इसको वो नहीं बिगड़ने देने के लिए किसी भी किस्म का प्रेशर टैक्टिक्स किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करने में नहीं झिझकेंगे। उनका ये स्टेटमेंट कि जो भी यूक्रेन को मदद देगा उसके वो भुगतने को तैयार रहे, वो इसी बात का हिस्सा है। लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। मैं बिगड़े दत्ता से सहमत हूं। हम लोग कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड, बैलेंस की टैक्टिक्स को अपनाएं, और जैसा हम अभी किया है, दोनों बार हमने एब्सटेन किया है वोटिंग से, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हम लोग चाहते हैं और क्या हमारा ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट है। In international relations, no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests.
आज हमारा इंटरेस्ट इसी में है कि हम कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड, बैलेंस्ड, न्यूट्रल स्टांस को अपनाएं। ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी और विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो युद्ध से शांति की ओर कोशिश तो की जा रही है, बातचीत सफल होगी या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।